हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है स्प्लेनिक पोर्टल वेनोग्राफी या फिर इसका नाम है एक शॉर्ट में स्प्लेनोपोर्टोग्राफी। जो स्प्लीन के अंदर जो वेन जाती है, जहाँ पे स्प्लीन जो होता है ना, आपको पता है ना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, तोड़ता है आरबीसी को। वो काम होता है स्प्लीन का। और जो पोर्टल वेन से रिलेटेड जो अपन ग्राफी करते हैं, रेडियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टोग्राफी, है ना। पोर्टल जो वेन होती है, पोर्टल वेन क्या होती है? पोर्टल वेन वो होती है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खनिज जो है, लवण जो होते हैं हमारे बॉडी के, है ना, जो कि बॉडी ने कहाँ से अवशोषित किए हैं? छोटी आंत से, बड़ी आंत से। पानी है, साल्ट है ना, फैट है, लिपिड है, सॉरी लिपिड और फैट तो एक होगी, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करती है बॉडी छोटी आंत से, है ना। और बड़ी आंत से पानी वगैरह, खनिज लवण, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आयन आते हैं। तो ये सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे कौन लेके आएगा भाई? एक तो होती है आपकी आर्टरी, वो एक होती है वेन। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को ले जाने का काम करती है, और वेन लाने का काम करती है। तो ये जब सारा सिस्टम जो आर्टरीज वगैरह हैं और जो वेन है ना, आर्टरीज को हटा देते हैं, वेन जो है ना, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, है ना। इसके अलावा लीवर को सप्लाई करने वाली वेन अलग आ गई, है ना। पेनक्रियाज को सप्लाई करने वाली अलग आ गई, छोटी आंत बड़ी आंत को सप्लाई करने वाली वेन अलग आ गई। तो ये सारी की सारी वेन जब मिल गई, ठीक है, तो एक पोर्टल वेन का निर्माण करेंगे। तो उस पोर्टल वेन के अंदर जो है वो खनिज लवण वगैरह इन सब से भरा हुआ खून आता है ना, वो लेके आती है। क्योंकि अवशोषित तो कर लिया आंत ने, अब लेके कौन जाएगा उनको? वेन लेके जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि वेन में तो भाई खराब खून होता है। खराब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड होता है। बाकी उसके अंदर मोस्टली जो हार्मोन वगैरह हैं, जो एंजाइम वगैरह हैं, वो उसी के द्वारा आते हैं। क्योंकि लाने का काम जो होती है वो वेन करती है। और आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई वेन कैसे करती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना कि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी वो चीज़ लेके आती है साथ में। चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो खनिज लवण हो, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ें वो लेके आती है साथ में, अमाइनो एसिड वगैरह। तो वो पोर्टल वेन बनाती है। अब पोर्टल वेन बनाने के बाद में उसको फिल्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो फिल्टर करने के लिए वो लीवर के अंदर जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके लीवर फिल्टर करता हूँ चीज़ों को। एक बार मैं वो निकालता हूँ इसका, टूल्स में जाके ब्रश का अपना। चलिए तो पढ़ते हैं, अभी लिखा क्या वो पढ़ते हैं। अभी अपन ने एक बेसिक चीज़ देखी कि होता क्या है ये। तो स्प्लेनिक पोर्टल वेनोग्राफी प्रोसीजर का नाम है। यह एक रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है जिसमें रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा परक्यूटेनियसली डायरेक्ट इनटू द स्प्लेनिक पल्प। मैंने पिछली वीडियो में आपको पीटीसी वाले टॉपिक में बताया था परक्यूटेनस का मतलब क्या होता है। मतलब स्किन के थ्रू जब आप कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, भाई स्किन के अंदर छेद करके, छेद इन द सेंस मतलब जैसे नीडल वगैरह डाल रहे हैं स्किन से डायरेक्ट किसी ऑर्गन के अंदर, बॉडी का ऑर्गन है ना, किसी भी अंग में, जैसे लीवर के अंदर डाल रहे हैं। अभी इसने बोला कि स्प्लेनिक पल्प में, जो स्प्लेनिक पल्प होता है ना, जो रेड पल्प और वाइट पल्प होते हैं उसके अंदर मैं बताऊँगा स्प्लेनिक पल्प क्या होता है। ये डायग्राम है, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो स्प्लेनिक पल्प के अंदर क्या डाल रहे हो आप? वेन जो नीडल डाल रहे हो वो डाल रहे हो, है ना, परक्यूटेनियसली। इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा टू डायग्नोज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पोर्टल वेन एंड द स्प्लेनिक वेन। तो पोर्टल वेन एंड स्प्लेनिक वेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज को डायग्नोज करने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती हैं, है ना। पोर्टल वेन और स्प्लेनिक वेन, ये पोर्टल वेन मैंने अभी बताया, और स्प्लेनिक वेन जो स्प्लीन से निकलती है ना, उसके लिए किया जाता है। अभी अपन पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये जो होता है स्प्लीन होता है। आपको जो प्लीहा होता है बहुत कम जिक्र आता है इसका। तो ये स्प्लीन होता है, ये एंटीरियर मार्जिन बताया, रीनल सरफेस बताई है ना। स्प्लेनिक आर्टरी खून इसके अंदर लेके जाती है प्योर वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन, स्प्लेनिक वेन बाहर लेके आती है। और ये गैस्ट्रिक सरफेस है, ये हाइलम है। पेनक्रियाटिक सरफेस होगी, ऊपर से रीनल सरफेस होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये डायग्राम आपको बनाना है इसमें। अब इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं अपन। तो एनाटॉमी में क्या कहता है, देखो, स्प्लीन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। भाई लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने का काम करता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपने सुना होगा, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा करता है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है।
तो स्प्लीन होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। स्प्लीन लोकेटेड होता है एट दी अपर लेफ्ट एब्डोमन बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम। कहाँ लोकेटेड होता है? ये होता है एब्डोमन के ऊपर के भाग में, है ना, लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में। और कहाँ लोकेटेड होता है? स्टमक और डायफ्राम के बीच में। आपका जो डायफ्राम है वो स्टमक, ये दिखता नहीं मोस्टली, और दिखता कब है? जब कोई सूजन वगैरह आ जाती है इसके अंदर। जब सूजन आती है कहीं पे, इन्फ्लामेशन हो गया बॉडी के अंदर, तो उसके रिएक्ट में जब ये स्वेल करता है तब जाके ये अपने को दिखाई देता है। मतलब वैसे भी दिखता है, बट उस टाइम पे आप इसका आइडिया लगा सकते हैं फिर ढंग से, ठीक है। बाकी ये नॉर्मली शो नहीं होता वहाँ पे। तो आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ा हो तो आपने स्प्लीन कहीं देखा नहीं है, आपने पेनक्रियाज भी देख लिया पर स्प्लीन नहीं देखा। तो डायफ्राम के नीचे में सरफेस पे वहाँ पे प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ 9th से 11th रिब। जो 9th से 11th वाले रिब है उसके लेवल पे होता है। स्प्लीन लाई करता है ओब्लिकली विद एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ में 45 डिग्री ओब्लिकली लाई करता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये प्लेन, ठीक है, और ओब्लिकली का मतलब ये है कि इस टाइप से ओब्लिक है थोड़ा 45 डिग्री के ऊपर, है ना, इस टाइप से लगा होता है, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। स्प्लीन एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। वैस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर वेसल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। स्प्लीन रिसाइकिल करता है, ओल्ड आरबीसी को तोड़ता है मतलब, और ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। स्प्लीन में रेड पल्प एंड वाइट पल्प होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के पल्प होते हैं। और ओल्ड आरबीसी को तोड़ने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है ना। ओब्लिकली लाई करता है। कहाँ लोकेशन होती है ये सब चीज़ें आपको लिखनी है ना। लिम्फेटिक सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब आते हैं रेड पल्प की बात तो और वाइट पल्प की बात। इसमें साइनस एंड स्प्लेनिक कोड्स होते हैं और इसमें इम्यून सेल होते हैं, टी सेल एंड बी सेल। तो वाइट पल्प के अंदर इम्यून सेल होंगे और रेड पल्प के अंदर साइनस वगैरह होंगे, है ना, स्प्लेनिक कोड्स होंगे। अब स्प्लीन के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताइए एनाटॉमी की कि स्प्लीन के 2 एंड होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं और 2 एंगल होते हैं। 2 एंड कौन कौन से? पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड। 3 बॉर्डर कौन कौन से? सुपीरियर, इन्फीरियर और इंटरमीडिएट। 3 बॉर्डर ये हो गए। 2 सरफेस कौन कौन सी है? एक तो डायफ्राम से जो टच में है वो सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है ना, उत्तल वाली, इस टाइप वाली, ठीक है। और एक होती है कॉनकेव, उल्टी वाली। तो कॉनकेव जो है वो डायफ्राम के पास वाली है, और विसरल सरफेस जो होती है वो कॉनकेव होती है, ठीक है। 2 सरफेस होगी, 2 एंगल हो गए, एंटेरोबेसल एंड पोस्टीरोबेसल एंगल, ठीक है। तो ये एनाटॉमी है, इसकी आपको ये याद होगी तभी आप इसको कर पाओगे। अब आर्टरी भी वगैरह भी अपने को बतानी पड़ती है एनाटॉमी में। ये तो करके आए थे अपन। स्प्लीन को स्प्लेनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी एंड स्प्लेनिक वेन जो कि पोर्टल यानी हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, स्प्लीन से ब्लड ड्रेन करवाएगी, है ना। तो स्प्लीन को स्प्लेनिक आर्टरी तो सप्लाई करती है और स्प्लेनिक वेन वापस से ब्लड को ड्रेन करवाती है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम बना के हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट है। तो स्प्लीन से ब्लड ड्रेन करवाएगी वो। अब किन कंडीशन के अंदर करते हैं, इंडिकेशन की बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में प्रोसीजर किया जाता है। तो देखो, पोर्टल के अंदर हाइपरटेंशन है ना, जो पोर्टल वेन है उसके अंदर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर इन पोर्टल वेन। साइज का असेसमेंट करना है वो पोर्टल एंड स्प्लेनिक बिफोर सर्जरी। मतलब पोर्टल वेन का और स्प्लेनिक वेन का सर्जरी से पहले साइज असेसमेंट अगर करना है तो भी करेंगे। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंट्राहिपेटिक एंड एक्स्ट्राहिपेटिक पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। जो इंट्राहिपेटिक है और एक्स्ट्राहिपेटिक जो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, देन भी आप ये करोगे। तो किन किन कंडीशन में होगा? देखो, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, है ना, हाई बीपी हो रखी है पोर्टल वेन के अंदर, साइज का असेसमेंट है, और किसके लिए? स्प्लेनिक और पोर्टल वेन के लिए। और डिफ्रेंशिएट करना है इंट्राहिपेटिक जो हिपेटिक के अंदर है और एक्स्ट्राहिपेटिक जो बाहर की साइड का पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एसाइटिस, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन, ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो, और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन के अंदर नहीं करना है। फिर आता है इक्विपमेंट, फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस लेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफिक मशीन आ जाएगी, निडल जो चीबा निडल हो सकती है वो ले सकते हैं अपन, बाकी नॉर्मल निडल भी लिख सकते हैं। 20 गेज की है, 4 इंच लेंथ है। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूरोकॉन 70% और डायोडोन 70%। सिरिंजेस हैं, गॉजेज हैं, स्टेराइल टॉवल है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, एनेस्थेटिक जेली है और ग्लव्स है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं।
तो फ्लूरोस्कोपिक यूनिट होगी अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ भी नीडल नाम आ जाए तो नीडल के साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन भी अपने को लगानी पड़ेगी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया, यूरोकोन डायोडोन, सिरिंजेज होगी, गोजेज हो गए, स्टेराइल टॉवल हो गया, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो गया, एनेस्थेटिक जेली हो गया, ग्लव्स हो गए। फिर आता है प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशंस। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, देखो रेडियोलॉजिस्ट है वो मस्ट रिव्यू कर ले प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन को, और उसमें क्या क्या आएंगे, देखो ब्लड यूरिया आ गया, ब्लड से 3 रिलेटेड आएंगे, ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम क्रिएटिनाइड और ब्लड शुगर। लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ना, एब्डोमेन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, 2 एक्सरे आएंगे, यूएसजीसीटी हमारी रिपोर्ट आ सकती है, कोई मेडिकेशन हिस्ट्री है, पास्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो हो सकता है, और टोटल ब्लड काउंट हो सकता है ना। ये चीज़ें आप रिव्यू करोगे प्रोसीजर करने से पहले। फिर आता है पेशेंट प्रिपरेशन, भाई पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे प्रोसीजर के लिए। तो पेशेंट को लो रेसिड्यू डाइट 2 डे प्रायर टू एग्जामिनेशन, और क्लियर लिक्विड जिस दिन उसका एग्जामिनेशन है। फास्टिंग इंप्लोर करेंगे 6 to 8 आवर प्रायर टू एग्जामिनेशन। आस्क द पेशेंट नॉट टू ईट और ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट के बाद में कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। वो मैंने अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करेगी पेशेंट को। आस्क करें टू स्टॉप एंटीकोगुलेंट प्रायर टू द एग्जामिनेशन, 2 दिन पहले वो एंटीकोगुलेंट लेना बंद कर देगी। पेशेंट को आस्क करें टू रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड ज्वेलरी फ्रॉम बॉडी, है ना। पेशेंट को बोलेंगे कि वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड ज्वेलरी को बॉडी से बाहर निकाल दें। उसके बाद में पेशेंट को आस्क करें टू रिमूव क्लोथ एंड वियर हॉस्पिटल गाउन वियर करवाने को कहा जाए उसको। प्रोसीजर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, टेक्नोलॉजी से वो डिस्क्राइब करेगा होल प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर समझाएगा उसको, एंड ऑब्टेन करेगा रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर। पेशेंट को पोजीशन करेंगे सुपाइन में, देखो फ्लूरोस्कोपी टेबल पे सुपाइन में पोजीशन करेंगे एम्प्टी ब्लैडर के साथ में। तो इतनी चीज़ें कॉमन है सारी की सारी, इसलिए मैं आपको फास्ट समझा रहा हूँ, ये ज़्यादा कुछ इसमें, क्योंकि इतने प्रोसीजर अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट किया जाएगा इनटू पेशेंट आर्म, अगर नेसेसरी हो तो सेडेटिव मेडिकेशन देंगे ताकि पेशेंट को रिलैक्स किया जा सके। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल को एंड अदर वाइटल साइन को चेक किया जाए ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो बीपी वगैरह, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल, ये सब चेक करेंगे वाइटल साइन में। एंटीबायोटिक्स देंगे, अदर मेडिकेशन दे सकते हैं स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अगर प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अदर मेडिकेशन दे सकते हैं जो ज़रूरी होंगे। देन लेफ़्ट आर्म को पेशेंट के हेड पर प्लेस करेंगे, जो लेफ़्ट आर्म है ना, उसको अब पीछे वाले में देखो अपने हिपेटिक से रिलेटेड जो पीटीसी किया था, प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलेंजियोग्राफी, उसमें क्या किया था, उसमें राइट साइड से पंचर किया था, है ना। राइट साइड की हाथ को जो है सिर के ऊपर रखवा के उसके बाद में वो मिड एक्सिलरी लाइन वाला एरिया वो आपने क्लीन किया था एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। अब आप क्या करोगे, क्योंकि स्प्लीन जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है पेशेंट के, मतलब ह्यूमन के, तो आप लेफ़्ट साइड से पंचर करोगे ऑफ कोर्स। तो लेफ़्ट साइड वाली आर्म है वो सिर के ऊपर रखवा दोगे और लेफ़्ट रिब एरिया को क्लीन करोगे आप, क्योंकि वहाँ पे ही वही 9 से 11 अपने पढ़ा था ना अभी कि जो अपना जो स्प्लीन होता है वो 9 से 11 के लेवल पे होता है, रिब के लेवल पे। तो वहाँ से रिब एरिया को क्लीन करेंगे विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड स्ट्रिक्ट स्टीराइल प्रोटोकॉल एंड ड्रेप्ट करेंगे विद स्टीराइल टॉवल, है ना। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको साफ़ करेंगे और स्ट्रिक्ट स्टीराइल प्रोटोकॉल रखना अपने को ज़रूरी होगा, है ना। क्यों ज़रूरी होगा, क्योंकि पंक्चर कर रहे हैं, नीडल अंदर डाल रहे हैं तो इन्फेक्शन नहीं हो जाए इसलिए। और उसको करने के बाद में उसको जो टॉवल है, स्टीराइल टॉवल है, उसे ढक देंगे, तौलिया जो होता है स्टीराइल उससे ढक देंगे, है ना, एंटीसेप्टिक लगाने के बाद में। उसके बाद में उस एरिया पे लोकल एनेस्थीसिया देंगे, है ना, ताकि दर्द नहीं हो, टू दी इंसर्शन साइट जो मोस्टली होगी लेफ्ट लोअर 9 से 10th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में और मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है। यही सेम है भाई, लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया और उसके बाद में इंसर्शन साइट जो होती है जहाँ पे पंक्चर करेंगे वो लेफ्ट लोअर 9 से 10th रिब होती है, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, है ना, और एट दी मिड एक्सिलरी लाइन के आसपास। इंटरकोस्टल स्पेस का मैंने बताया ना, जो रिब होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, 2 रिब के बीच का स्पेस इंटरकोस्टल स्पेस होता है। उसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट कर देगा नीडल को परक्यूटेनियसली, मतलब स्किन के थ्रू, है ना, बिटवीन दी इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द रिब के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे आपका जो रेडियोलॉजिस्ट है वो नीडल डालेगा अंडर दी अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस, है ना। उस टाइम पे यूएसजी गाइडेंस चलती रहेगी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी उस टाइम करेंगे अपन नीडल डालते टाइम, और जेंटली पुश करेगा द नीडल को टू एडवांस इनटू स्प्लीन, और स्प्लीन के अंदर पुश कर देगा उसको, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, इंटरकोस्टल स्पेस को क्लीन कर लिया और उसके बाद में नीडल आपने इंसर्ट कर दिया। ड्यूरिंग द नीडल इंसर्शन के दौरान पेशेंट को रेस्पिरेशन होल्ड करने को कहा जाएगा ऑन एक्सपायरेशन फेज।
जब भी आप नीडल डालेंगे तो सांस को छुड़वा के डालेंगे। पेशेंट को बोलेंगे सांस रोक छोड़ दे, और उसके बाद में एक बार सांस नहीं ले, रोक के सस्पेंड कर दें, तो नीडल आप डाल सकोगे, फिर मूवमेंट वगैरह रुक जाएंगे। आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ नीडल, इनर मेटल जो स्टाइलेट है उसको रिमूव करना है एंड टेफ्लॉन स्लीव ऑफ द नीडल को लेफ्ट करना है इनटू द स्प्लीन। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये पतली सी ऐसी नीडल होती है, ठीक है, ये नीडल है और ये इसके पीछे कुछ लगा होता है, ठीक है, और ये फिर पीछे जो नीडल है वो यहाँ से ऐसे टच होके ऐसे रहती है पीछे की साइड में, इससे टच होती है, मतलब इससे अटैच होती है। अब इसके बाहर की एक और कवरिंग होती है जिसको स्टाइलेट बोलते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया, ओके, तो इसी टाइप से करना पड़ेगा अपने को। तो इस टाइप की ये होती है। अब समझो इसको दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा मुझे, ओके, अब ठीक है। तो देखो एक चीज़ देखो, जो नीचे वाला पार्ट है ना वो आपस में कनेक्ट है। जो ये है नीडल है, ये बीच वाली जो आपको शो हो रही है ना, ये नीडल है, ठीक है, ये नीडल है, ये सुई है, ये पूरी इससे कनेक्ट है, आप इसको निकाल सकते हैं। हालांकि ये पतला सा होता है इतना, मैंने तो चलो बहुत ज़्यादा बना दिया ना। ये नीडल है इस टाइप से, और इसको जो टेफ्लॉन स्लीव है उसको इसने बोला है कि टेफ्लॉन स्लीव ऑफ द नीडल को लेफ्ट करना है इनटू द स्प्लीन। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये रह जाएगा उसके अंदर, ये जो अंदर वाला पार्ट है, मैं कोशिश करता हूँ, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये तो रह जाएगा उसके अंदर, और जो बाहर वाला पार्ट है ये अपन निकाल लेंगे, है ना, जैसे इंसर्ट करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो इस टाइप से, तो बाहर वाला जैसे ये मेटल का बना हुआ है, ये अंदर वाला, सॉरी बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, इनर वाला, इसको निकाल लेंगे, और बाहर वाली जो लेयर है ये बनी होती है टेफ्लॉन की, इसको रखेंगे अंदर की साइड में। तो ये इतनी, मैंने तो हालांकि इसको ज़्यादा मोटा कर दिया, तो आप सोचो कि इतना वेन में जाएगा कैसे, पर ये बहुत पतले होते हैं दोनों चीज़ें, तो आराम से रह सकती हैं, ठीक। और ये राउंड ऐसे राउंड में होते हैं, मैंने आपको स्क्वायर में बना के दिखाई है, तो शायद आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे, आपको समझ आया नहीं आया। पर ये अगर आप देखोगे ना, ये गूगल पे भी करके देखोगे या फिर रियल लाइफ में इसको देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। मैंने देखा है इसको, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है। तो आप उसको अंदर रखोगे और जो नीडल होती है उसको बाहर निकालोगे, मतलब, ठीक है। आफ्टरवर्ड ब्लड को एक्सपायरेट करना है विद सिरिंज। अगर ब्लड कम्स आउट हो जाए तो इंडिकेशन होगा सक्सेसफुल पंक्चर का। तो स्प्लीन के अंदर आपने छोड़ दिया है नीडल को, और नीडल को छोड़ने के बाद में थोड़ा सा खून है, ब्लड है, वो बाहर खींचोगे आप, थोड़ा सेंस से स्पार्ट करोगे। स्पार्ट करने के बाद में अगर ब्लड आता है तो इसका मतलब है सक्सेसफुल पंक्चर हो चुका है। अब आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर दैट रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल ना 20 cc क्यूबिक सेंटीमीटर 70% जो यूरोकॉन डाइडोन जो बताया था अपने, उसको फास्टली एकदम से रैपिडली इंजेक्ट कर देंगे जल्दी से इनटू द स्प्लीन। और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को स्वेलो रेस्पिरेशन के लिए कहा जाएगा, मतलब धीरे धीरे सांस ले, ठीक है, सेलो रेस्पिरेशन के लिए कहा जाएगा। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में रैपिड सीरियल फिल्मिंग स्टार्ट कर देंगे और अपर एब्डोमेन, है ना, 1 इमेज पर सेकंड लेना शुरू कर देंगे। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट हुआ, तुरंत कर दिया था आपने, करने के तुरंत बाद में रैपिड सीरियल फिल्मिंग है वो स्टार्ट कर देंगे अपर एब्डोमेन की। चलिए, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में नीडल को रिमूव कर लेंगे। भाई कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल दिया, सीरीज ऑफ इमेजेस ले ली हैं, अब कंप्लीट हो गया, नीडल को रिमूव कर लो और पंक्चर साइड पर ड्रेसिंग अप्लाई कर दो। जो पंक्चर साइड होती है उस पर ड्रेसिंग लगा दो, ठीक है। यही काम होता है बेसिकली अपना हर प्रोसीजर में। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, देखो क्या क्या दिक्कत आ सकते हैं। रप्चर, स्किन जो है, स्प्लीन जो है वो रप्चर हो सकता है ना, स्प्लीन रप्चर हो सकता है, नीडल डाल लो आप, इसलिए ब्लीडिंग हो सकती है, स्प्लीन से खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है पंक्चर साइड पे, एलर्जी हो सकती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, है ना। स्प्लीन है वो रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है पंक्चर साइड पे, एलर्जी हो सकती है। उसके बाद में आफ्टर केयर में क्या करोगे, तो देखो, अच्छा इसने यहाँ पे बताया, देखो पोर्टल वेन के बारे में बताया। तो ये देखो, ये है पोर्टल वेन और ये कहाँ जा रही है, ये यहाँ पे स्प्लीन के अंदर जा रही है, ठीक है। और इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, मैंने आपको बहुत सारी बताई थी ना, वो सारी मिल के बनाती हैं इसको, है ना। बहुत सारी जब वेन मिलती हैं डिफरेंट ऑर्गन, बड़ी आंत की, छोटी आंत की, वो सब मिलके जो आपके पोर्टल है, वेन है, उसको बनाती हैं, उसका निर्माण करते हैं। और वो जाता है स्प्लीन में, स्प्लीन से फिर ऊपर लीवर में जाता है ना, यहाँ पे लीवर में जाएगा ही।
तो ये है। और इसके अलावा देखो, हाँ, लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन देखो, यहाँ से पेट वाली जो है वो वेन ज्वाइन करे इसको, है ना। लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन यहाँ किस में मिल रही है, सारी मिलती है। पोर्टल वेन एक इंपॉर्टेंट मेन होती है, तो इसलिए इसने बोला था कि पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन वगैरह असेसमेंट करना है। और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, देखो छोटी हाथ वाली। तो इस हिसाब से ये सारी इसको ज्वाइन करती है और फिर पोर्टल वेन बनती है एक। और ये स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर जा रही स्प्लीन वेन है, स्प्लीन वेन भी इसको ज्वाइन कर रही है। चलिए इसके नीचे प्रोसीजर करके समझाया कि नीडल को आप इस रिब वाले एरिया में डालोगे। स्प्लीन जो होता है वो यहाँ पे होता है, डायफ्राम और एब्डोमेन, जो पेट आपका स्टमक है उसके बीच में, ठीक है। तो ये डायफ्राम इसके बीच में लोकेटेड है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री ओब्लिक है, देखो, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे और इससे 45 डिग्री के ऊपर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेगा किया हुआ है। नीडल डालने देख सकते हैं आप। आफ्टर केयर की बात करें तो एग्जामिनेशन के दौरान एंड बाद में पेशेंट की ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फ्लूइड लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, सारे वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। अगर वाइटल साइन ठीक है देन पेशेंट को अलाउ कर देंगे लीव टू द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप आफ्टर केयर में लिख सकते हैं। तो स्प्लेनोपोर्टोग्राफी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप हो सकता है, मेरे को भी लगता था, पर वही है। स्प्लीन से स्प्लेनोपोर्टोग्राफी में इतना ध्यान रखना कि स्प्लीन का है प्लस पोर्टल वेन का है ना। ये दो चीज़ें अगर आप याद रख लोगे ना, क्योंकि इसकी जो है नाम में ही आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें आप समझ जाओगे नाम के साथ में, स्प्लीन प्लस पोर्टल वेन। तो इसी से रिलेटेड पूरा एग्जामिनेशन है, आपको परफॉर्म करना ही। एनाटॉमी वगैरह बतानी है, कहाँ स्प्लीन होता है, स्प्लीन की एनाटॉमी बतानी है। और उसके बाद में स्प्लीन को पंक्चर करना है परक्यूटेनियसली नीडल से, है ना। 20 गेज की नीडल थी, 4 इंच की लेंथ थी उसके। तो इस हिसाब से ये प्रोसीजर रहेगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप नोट्स वगैरह बना लीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।